ब्रह्मांड और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक घटना से हुई थी। ये ब्रह्मांड के नाम के लिए सबसे प्रचलित ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत उत्पत्ति संबंधी मॉडल है बिग बैंग। इसमें कहा गया है कि किसी समय संपूर्ण अंतरिक्ष अत्यधिक उच्च घनत्व और उच्च तापमान वाले एक बिंदु में समाहित था। उसमें महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड सभी दिशाओं में फैल रहा है। प्रारंभिक विस्तार के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि अपारमाणविक कणों और बाद में सरल परमाणुओं का निर्माण संभव हो सका। बिग बैंग के दौरान निर्मित परमाणुओं का अधिकांश भाग हाइड्रोजन हीलियम था, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में हीलियम, लिथियम तथा बेरियम भी थे। इन तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल ने बाद में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एकत्रित होकर तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण किया। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। डार्क एनर्जी यह ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है जिसके बारे में अनुमान लगाया गया है कि यह पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार तेजी आती है। डार्क मैटर अप्रकाशित पदार्थ जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता या यह उससे अंतःक्रिया नहीं करता है, जिसका पता उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाया जा सकता है। साधारण पदार्थ इसमें तारे, ग्रह, गैस, धूल और दृश्य पदार्थ के सभी ज्ञात रूप शामिल। ब्रह्मांड के घटक में डार्क एनर्जी 68% है, डार्क मैटर 27%, साधारण पदार्थ 5% है। दूरबीन के माध्यम से अंतरिक्ष का अवलोकन करें तो हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहली प्रमुख ऑप्टिकल दूरबीन। हबल दृश्य परावैंगनी अवरक्त तरंगदैर्घ्यों का अध्ययन करती है तथा ब्रह्मांड के आकार, गैलेक्सी, आकाशगंगा और ब्लैक होल के निकट तारों की जीवन चक्र, डार्क एनर्जी के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में प्रक्षेपित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा की प्राथमिक अवरक्त वेधशाला है, जिसे प्रारंभिक ब्रह्मांड, गैलेक्सी निर्माण, तारों और ग्रह प्रणालियों के विकास तथा बाह्य ग्रह के वायुमंडलों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी CS का इस परियोजना पर मिलकर कार्य कर रहा है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EST कुल 8 रेडियो दूरबीन का समूह जो ब्लैक होल और अन्य खगोलीय पिंडों का अवलोकन करता है। 2019 में ब्लैक होल का पहला चित्र फोटो लिया गया था। एरीज टेलीस्कोप भारत, रूस, बेल्जियम के सहयोग से स्थापित यह दूरबीन भारत के देवस्थल में 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दूरस्थ नियंत्रण के लिए उन्नत तकनीकी का उपयोग करती है और खगोलीय मलबे, चुंबकीय क्षेत्र, ग्रह और तारों का अध्ययन करती है। एस्ट्रोसैट भारत में 2015 में प्रक्षेपित एस्ट्रोसैट का पहला समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह सैटेलाइट हबल दृश्य प्रकाश या चंद्रा एक्स-रे के विपरीत एस्ट्रोसैट विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पार अवलोकन करती है तथा बाइनरी स्टार सिस्टम, न्यूट्रल तारे और तारा निर्माण क्षेत्र में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। 30 मीटर टेलीस्कोप हवाई द्वीप के माउना कीला में निर्माणाधीन परियोजना, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन, जापान शामिल है। यह 30 मीटर के दर्पण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल
दूरबीनों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। यह हब्बन से 12 गुना अधिक बेहतर छवियां प्रदान करेगी और खगोल भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देगी। सारस टेलीस्कोप भारत का यह रेडियो दूरबीन जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के रेडियो संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण के संबंध में विशेष अंतर्दृष्टि मिलती है। सौर चक्र, सूर्य ग्रहण और भूपुंज। सौर चक्र सूर्य की गतिविधियों में होने वाले आवधिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें सन स्पॉट, सूर्य धब्बे, सौर ज्वालाएं, सौर पवन शामिल है। यह औसतन लगभग 11 वर्षों तक चलता है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन इसकी सतह की गतिविधि को प्रभावित करते हैं। सौर कलंक, सन स्पॉट मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले ठंडे क्षेत्र इस गतिविधि के एक प्रमुख संकेतक है। सौर चक्र अलग अलग चरणों से होकर आगे बढ़ता है। सौर ऊर्जा न्यूनतम चक्र न्यूनतम सौर कलंक और गतिविधि के साथ शुरू होता है। सौर ऊर्जा अधिकतम सौर कलंक की गतिविधि अपने चरम पर पहुंचती है। सौर ऊर्जा की कमी, सौर कलंक की गतिविधि कम हो जाती है। अंततः सौर न्यूनतम पर वापस आ जाती है। सौर अधिकतम के दौरान सौर गतिविधि के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। अरोरा, सौर गतिविधियों में विस्फोटों से सुंदर अरोरा निर्मित हो सकते हैं, जिन्हें उत्तरी और दक्षिणी प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। विघटन, मजबूत सोलर फ्लेयर्स रेडियो संचार को बाधित कर सकते हैं और यहाँ तक कि पृथ्वी पर विद्युत ग्रिड को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। उपग्रहों की कक्षाएं बाधित हो सकती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों का तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, यह चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच से गुजरता है जो सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा होने पर चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है, जिससे ग्रह चंद्रमा की छाया में डूब जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: वलयाकार सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जिससे अस्थायी रूप से रात्रि जैसा अंधकार छा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान केवल सूर्य का कोरोना दिखाई देता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अपने सबसे दूर बिंदु पर या उसके पास होता है, जो सूर्य से छोटा दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा के चारों ओर सूर्य की रोशनी का एक घेरा बन जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की पूरी तरह संरेखित नहीं होता है, जिससे सूर्य का केवल एक हिस्सा ही अस्पष्ट होता है। चंद्रमा की आंतरिक छाया से ढके होने के कारण लोग आंशिक ग्रहण देखेंगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देने वाला ब्लड मून पृथ्वी के वायुमंडल से होने वाला रेले प्रकीर्णन, रेले स्कैटरिंग के कारण उत्पन्न एक प्राकृतिक प्रकाश की घटना है। इस अवस्था में पृथ्वी प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है, किंतु उसका वायुमंडल नीली तरंगदैर्घ्य को परावर्तित कर देता है और लंबी तरंगदैर्घ्य वाली लाल और नारंगी किरणों को अपवर्तन, रिफ्रैक्शन द्वारा मोड़कर चंद्रमा की सतह पर पहुंचने देता है। भूपुंज, जियोटेल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन के बीच अंतरक्रिया से विकसित होता है। सौर पवन सूर्य से उत्सर्जित आवेशित कणों की एक सतत धारा होती है,
सतत धारा होती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक अवरोधक की तरह कार्य करता है और सौर पवन के प्लाज्मा को विक्षेपित करता है। इस अंतरक्रिया से पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय आवरण का निर्माण होता है जो सूर्य की ओर वाले भाग से संकुचित रहता है तथा विपरीत दिशाओं में एक लंबी पूंछ के रूप में प्रासित होता है जिसे जियोटेल कहा जाता है। यह चंद्रमा की कक्षाओं से भी आगे तक विस्तारित होती है। लगभग हर 29 दिनों में एक बार चंद्रमा पूर्णिमा के लगभग 6 दिनों तक जियोटेल के पास से गुजरता है। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा कोई ग्रह या अन्य पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल ही सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं में अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण भी क्षीण होता जाता है। इसलिए वस्तुएं एक दूसरे के जितनी करीब होती हैं उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होगा। ये 4 मौलिक बलों में सर्वाधिक क्षीण बल है, लेकिन अंततः दूरी तक प्रभावी रहता है और हमेशा आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं होता है। कम द्रव्यमान वाले स्थानों की तुलना में भूमिगत अधिक द्रव्यमान वाले स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक होता है। ग्रेस मिशन नासा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में इन परिवर्तनों को मापने के लिए 2 अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है। ये अंतरिक्ष यान ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट ग्रेस मिशन का हिस्सा है। कारक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अक्षांश भूमध्य रेखा बनाम ध्रुव। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण क्षीण हो जाता है, ध्रुवों पर मजबूत हो जाता है। तुंगता समुद्र तल की ऊंचाई जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। स्थानीय भूवैज्ञानिक विशेषताएं सघन क्षेत्रों पर्वत खनिज में गुरुत्वाकर्षण अधिक और कम सघन क्षेत्र महासागर में कम होता है। पृथ्वी का घूर्णन अब केंद्रीय बल के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण क्षीण होता है। आइंस्टीन का समान सापेक्षता सिद्धांत 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित सामान्य सापेक्षता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसने गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के विपरीत जो उसे वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल के रूप में वर्णित करता है, आइंस्टीन का सिद्धांत प्रस्तावित करता है। गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति के कारण स्पेस टाइम दिक्काल की वक्रता है। मुख्य सिद्धांत में तुल्यता सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण और त्वरण के प्रभाव अप्रभेद है। स्पेस टाइम की वक्रता विशाल वस्तु या पिंड स्पेस टाइम को विकृत करते हैं जिससे अन्य वस्तुओं की गति प्रभावित होती है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे विशाल वस्तुओं या पिंड के त्वरण के कारण स्पेस टाइम में होने वाले परिवर्तन जिसका अनुमान सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा लगाया गया था। इसकी पुष्टि 2015 में की गई। निहितार्थ क्या है? ब्लैक होल सामान्य सापेक्षता ब्लैक होल के अस्तित्व को सत्यापित करता है। स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश सहित कोई भी चीज यहाँ नहीं पहुँच सकती। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग विशाल वस्तुओं या पिंड द्वारा प्रकाश के मुड़ने की घटना का आकलन हम सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा लगाया था जिसकी पुष्टि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से की गई। ब्रह्मांड विज्ञान सामान्य सापेक्षता ब्रह्मांड के विस्तार और आकाशगंगाओं के निर्माण सहित बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए आधार प्रदान करती है। अनुप्रयोग में जीपीएस सिस्टम की सटीकता सामान्य सापेक्षता के प्रभावों को
ठीक करने पर निर्भर करती है, क्योंकि जीपीएस उपग्रहों की घड़ियाँ अपनी सापेक्ष गति और गुरुत्वाकर्षण क्षमता के कारण समय के विस्तार का अनुभव करती हैं। खगोल विज्ञान सामान्य अपेक्षता सिद्धांत खगोलीय पिंडों जैसे बाइनरी स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें जीडब्ल्यू गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पहली बार सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2016 में लेजर इंटरफेरो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो के वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था। विकसित लेजर इंटरफेरो स्पेस एंटीना लीजा एक मिशन है जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की खोज करना है। इस प्रयोग से 3 अंतरिक्ष यान एक समबाहु त्रिभुज के आकार में उड़ान भरेंगे, जिसकी भुजाएं 10 लाख किलोमीटर लंबी होंगी तथा यान के बीच लेजर प्रकाश उपस्थित होगा। गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्ष समय में वे तरंगें हैं जो प्रकाश की गति से चलती है और ब्रह्मांड की कुछ सबसे उग्र तथा तीव्र प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती हैं। उनमें उनकी विध्वंसक उत्पत्ति के बारे में जानकारी होती है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण की प्रवृत्ति के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि भी होती है। ये तब बनती है जब वस्तुएं अत्यधिक शीघ्र गति से चलती हैं, जब कोई तारा असममित रूप से विस्फोटित होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, जब 2 बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और जब 2 ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और जुड़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की घटना तब घटित होती है जब एक विशाल आकाशीय पिंड जैसे कि आकाशगंगा किसी अपने पास से गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को विस्थापित कर देता है। यह घटना जिसका अध्ययन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा किया गया था, एक ब्रह्मांडीय लेंस के रूप में कार्य करता है जो दूर की वस्तुओं को बड़ा कर देती है, जो सामान्यतः देखने के लिए बहुत धुंधली होती है। विशाल वस्तु के कारण स्पेस टाइम की वक्रता प्रकाश के मार्ग को विकृत करती है, जिससे लेंस के चारों ओर छल्ले या प्रभाग मंडल जैसी विकृत छवियां बनती हैं। लीगो भारत परियोजना गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन संबंधित एक भारतीय पहल है जिसके वर्ष 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका लक्ष्य एक उन्नत लीगो डिटेक्टर को हनफोर्ड कैलिफोर्निया अमेरिका में हिंगोली जिला महाराष्ट्र भारत में स्थानांतरित करना है। यह परियोजना भारत ऊर्जा विभाग डीएई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा संचालित है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण या माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान माइक्रोग्रेविटी रिसर्च उन वैज्ञानिक अध्ययनों को संदर्भित करता है जो ऐसे वातावरण में किए जाते हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत कम होता है, जिससे वस्तुएं और मनुष्य भारहीन की स्थिति में होते हैं। ऐसी स्थितियों में जो प्रायः अंतरिक्ष में होती हैं या पृथ्वी पर कृत्रिम रूप से सृजित की जाती हैं, शोधकर्ता यह अवलोकन कर सकते हैं कि भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियाँ सामान्य गुरुत्वाकर्षण की तुलना में किस प्रकार भिन्न व्यवहार करती हैं। एक्सियम 4 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक निजी मिशन है जिसमें लगभग 60 वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाएगा। इसमें इसरो के नेतृत्व वाले कई प्रयोग शामिल हैं, जिसका मुख्य ध्यान वैज्ञानिक चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान,
जैसे विभिन्न क्षेत्रों में माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान पर है। इसरो और ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी विशेष रूप से एक्सियम 4 के लिए माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान प्रयोग पर सहयोग कर रहे हैं। स्पेसएक्स अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए इसरो की एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। इस मिशन में पीएसएलवी के चौथे चरण पोएम-4 का उपयोग किया गया है, जो शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप्स के 24 पेलोड को ले जाता है। ये पेलोड कक्षा में उपलब्ध सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए करेंगे। यह मिशन विशेष रूप से दीर्घ अवधि तक कक्षा में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों के अवसर प्रदान करता है। गगनयान इसरो के नेतृत्व में भारत का पहला प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन उड़ान मिशन। इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने की योजना है, जिससे मानव अंतरिक्ष मिशनों में स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन किया जा सके। गगनयान माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक अनुसंधान को भी सक्षम बनाएगा, जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तारे और ग्रह। तारे का जीवन चक्र। तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम से बने खगोलीय पिंड हैं। परमाणु संलयन के माध्यम से वे प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। प्लाज्मा के ये चमत्कार गोले आकाशगंगाओं में मूलभूत निर्माण खंड हैं। तारों का जीवन चक्र। तारकीय स्टेलर विकास। तारे के निर्माण से लेकर क्षय और अंततः तारे की मृत्यु तक की प्रक्रिया और जीवन चक्र का अनुमान लगाता है। तारकीय नेबुला निहारिका। तारे की यात्रा एक तारकीय नेबुला से शुरू होती है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना गैस और धूल का एक विशाल बादल है। प्रोटोस्टार गठन। जैसे जैसे नेबुला के भीतर घनत्व और तापमान बढ़ता है, परमाणु संलयन प्रक्रियाएं इसके केंद्र में प्रज्वलित होती हैं, जो एक प्रोटोस्टार के जन्म को चिन्हित करता है। यह घना गर्म कोर आसपास की वायु और धूल को इकट्ठा करना जारी रखता है, अंततः एक पूर्ण विकसित तारे में विकसित होता है। टिटॉरी तारा अपने स्थिर मुख्य अनुक्रम चरण तक पहुंचने से पहले एक युवा तारा टिटॉरी चरण से गुजरता है। टिटॉरी सितारों की विशेषता अनियमित चमक, भिन्नता और मजबूत तारकीय पवनी है। यह संक्रमणकालीन चरण प्रोटोस्टार और परिपक्व सितारों के बीच की खाई को पाटता है। मुख्य अनुक्रम तारे। एक तारे का अधिकांश जीवन मुख्य अनुक्रम एक स्थिर चरण में व्यवस्थित होता है। हमारा सूर्य वर्तमान में एक मुख्य अनुक्रम तारा है। हाइड्रोस्टैटिक संतुलन। मुख्य अनुक्रम के दौरान एक तारे का कोर हाइड्रोस्टैटिक संतुलन में होता है। इसका अर्थ है कि परमाणु संलयन प्रक्रियाओं में बाहरी तापीय दाब गुरुत्वाकर्षण की आंतरिक खिंचाव को संतुलित करता है, जिससे तारे की स्थिरता बनी रहती है। परमाणु संलयन गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण एक मुख्य अनुक्रम तारे का समर्थन करने वाली ऊर्जा उसके कोर में परमाणु संलयन से आती है। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। मुख्य अनुक्रम का अंत। एक बार जब कोर में हाइड्रोजन संलयन बंद हो जाता है, तो तारा अपनी स्थिरता खो देता है और मुख्य अनुक्रम से अलग हो जाता है। यह जो प्रक्रिया अपनाता है, वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जीवन काल। मुख्य अनुक्रम तारे का जीवन काल सीधे उसके द्रव्यमान से संबंधित होता है। अधिक विशाल तारे अपने ईंधन का अधिक तेजी से उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन काल कम होता है। इसके विपरीत तारे बौने रेड ड्वार्फ तारे जैसे कम द्रव्यमान वाले तारे कई अरब वर्षों तक चमक सकते हैं।
लाल बौने डॉर्फ तारा। लाल बौने तारे सबसे छोटे और सबसे कम चमकदार मुख्य अनुक्रम तारे हैं जो आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान के 10% से भी कम होते हैं। ये ये न्यूनतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इनकी सतह का तापमान लगभग 3000 से 4000 केल्विन के बीच होता है। अपने छोटे आकार के बावजूद लाल बौने तारे प्रमुख मात्रा में विद्यमान हैं। उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। तारे की मृत्यु: जब कोई तारा अपने केंद्र में हाइड्रोजन को समाप्त कर देता है, इससे परिवर्तन परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनका अंत निर्धारित होता है। लाल जायंट और सुपर जायंट: जब कोई मुख्य अनुक्रम तारे जो सूर्य से 8 गुना कम द्रव्यमान का होता है अपने केंद्र में हाइड्रोजन को समाप्त कर देता है तो उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। केंद्र सिकुड़ता है, तापमान और दाब बढ़ता है जिससे हीलियम संलयन प्रज्वलित होता है। साथ ही हाइड्रोजन संलयन बहुत परतों में स्थानांतरित होते जाता है जिससे वह तारा रेड जायंट में बदल जाता है। हमारा सूर्य भविष्य में एक रेड जायंट बन जाएगा। ग्रहीय नेबुला रेड जायंट अस्थिर और स्पंदित होते हैं जो समय समय पर अपने बाह्य वायुमंडल के कुछ हिस्सों को बाहर निकालते हैं। आखिरकार ये बाह्य परतें पूरी तरह से गायब हो जाती हैं जिससे धूल और गैस का एक फैलता हुआ बादल बन जाता है जिसे ग्रहीय नेबुला के रूप में जाना जाता है। सफ़ेद बौने व्हाइट ड्वार्फ तारे: हमारे सूर्य जैसे औसत आकार के तारे अपने जीवन के अंत के करीब अपनी बाह्य परतों को हटा देते हैं जिससे उनके गर्म घने कोर दिखाई देते हैं। ये कोर सफ़ेद बौने बन जाते हैं। सफ़ेद बौने अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। तारकीय अवशेष होने के बावजूद चमकते हुए अंगारों की तरह दिखते हैं। वे इलेक्ट्रॉन अपघटन दाब द्वारा समर्थित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण की पूर्ण समाप्ति को रोकता है। चंद्रशेखर सीमा: सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखी गई चंद्रशेखर सीमा एक सफ़ेद बौने के लिए अधिकतम द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान निर्धारित करती है। इस सीमा को पार करने वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकते हैं। नोवा विस्फोटक बनाम सुपरनोवा विस्फोट: नोवा विस्फोट एक बाइनरी सिस्टम में एक श्वेत बौने व्हाइट ड्वार्फ की सतह पर ऊष्मा नाभिकीय थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट है। सुपरनोवा विस्फोट सहचर तारे में श्वेत बौने पर हाइड्रोजन का संचयन जो अंततः प्रज्वलन का कारण बनता है। नोवा विस्फोट एक साथी तारे से व्हाइट ड्वार्फ पर हाइड्रोजन का संचय जो प्रज्वलन का कारण बनता है। सुपरनोवा विस्फोट एक विशाल तारे का कोर गिर नष्ट हो जाता है या यह एक बाइनरी सिस्टम में कोई विशालकारी घटना होती है। नोवा विस्फोट ऊर्जा उत्सर्जन: ध्वयम ऊर्जा उत्सर्जन जिससे कि अल्प अवधि के लिए चमक वृद्धि होती है। सुपरनोवा विस्फोट बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है जिससे चमक के स्तर में अत्यधिक वृद्धि होती है। नोवा आवृत्ति में एक ही तारा प्रणाली में बार बार घटित हो सकता है जिससे कई नोवा घटनाएं हो सकती हैं। सुपरनोवा विस्फोट यह एक बार होने वाली घटना है। विस्फोट के बाद तारा खत्म हो जाता है। नोवा विस्फोट का परिणामी पदार्थ श्वेत बौना या व्हाइट ड्वार्फ सुरक्षित रहता है और अपना जीवन चक्र निरंतर रखता है। सुपरनोवा विस्फोट में तारे के द्रव्यमान के अनुसार इसके परिणाम
एक एक न्यूट्रल तारा या ब्लैक होल का निर्माण होता है। न्यूट्रल स्टार यदि सुपरनोवा के कोर का द्रव्यमान 1.4 से 3 सौर द्रव्यमान के बीच है तो इसका एकाएक विनाश हो जाता है, जिससे न्यूट्रॉन तारा बनता है। ये अविश्वसनीय रूप से घने पिंड मुख्य रूप से न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। न्यूट्रॉन तारे अक्सर बाइनरी प्रणाली में मौजूद होते हैं, जहां उनके मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र साथी तारे से सामग्री एकत्र कर सकते हैं। यह अभिवृद्धि प्रक्रिया एक्स-रे के उत्सर्जन को जन्म दे सकती है। पल्सर न्यूट्रॉन तारे के तेजी से घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र विकिरण की किरणें उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे पल्सर के रूप में देखा जाता है। मैग्नेटर्स के रूप में जाने जाने वाले न्यूट्रॉन तारे के एक उपसमूह के असाधारण रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अरबों गुना अधिक मजबूत होते हैं। ये शक्तिशाली क्षेत्र एक्स-रे और गामा किरणों का तीव्र विस्फोट उत्पन्न कर सकते हैं। ब्लैक होल, जो किसी विशाल तारे के कोर में एकाएक तीव्र सौर द्रव्यमानों से अधिक का विस्फोट होता है, तो वह ब्लैक होल में बदल जाता है। इस अविश्वसनीय रूप से घने पिंडों में इतना तीव्र गुरुत्वाकर्षण होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, उसमें शेष नहीं रह सकता है। ब्लैक होल मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित हैं: तारकीय ब्लैक होल, जिन्हें यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, सुपरनोवा ब्लैक होल और इंटरमीडिएट मॉस ब्लैक होल। महत्वपूर्ण बिंदु में ग्रह सबसे नई परिभाषा वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्रदान की गई। यह कहता है कि एक ग्रह के लिए 3 कार्य अनिवार्य होंगे: इसे एक तारे हमारी ब्रह्मांड समीपतम में सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए, यह इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि जो इसे गोलाकार आकार दे सके, यह इतना बड़ा होना चाहिए कि इसका गुरुत्वाकर्षण सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा के निकट समान आकार की किसी भी अन्य वस्तु को दूर कर दे। बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) के अनुसार बौना ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। इसमें लगभग गोल आकार लेने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होता है। सेरस, प्लूटो, एरिस, मेकमेक और हाउमिया खोजे गए पहले 5 बौने ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) द्वारा 2016 में प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया, क्योंकि यह अपनी कक्षा में अन्य अपशिष्ट को हटाने में असमर्थ है। कुइपर पट्टी नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर बर्फीली चट्टानों और धूल कणों से बने पिंडों का एक घेरा है, जिसे कुइपर पट्टी वस्तु या ट्रांस नेपच्यूनियन भी कहा जाता है। प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह होने के बजाय सबसे बड़ा ज्ञात कुइपर पट्टी वस्तु है, जहाँ चट्टान और बर्फ के टुकड़े, धूमकेतु और बौने ग्रह उपस्थित हैं। क्षुद्र पट्टी, एस्टेरॉयड बेल्ट क्षुद्र ग्रहों के निर्माण के अवशेष हैं, जो मुख्य रूप से चट्टानी और धात्विक खनिजों तथा कुछ बर्फ से बने होते हैं। साथ ही मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित क्षेत्रों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों की गोलाकार संरचना को क्षुद्र ग्रह पट्टी या मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। प्लूनेट वह चंद्रमा होता है जो अपने ग्रह की गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर सीधे तारे की परिक्रमा करने लगता है, अर्थात वह एक ग्रह सदृश वस्तु बन जाता है।
शोधकर्ता बताते हैं कि ग्रह और उनके चंद्रमा के बीच कोणीय संवेग के परिणामस्वरूप चंद्रमा अपने मूल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से निकल जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन या रहने योग्य क्षेत्र तारे के आसपास का क्षेत्र जहां एक ग्रह की सतह का तापमान जल विद्यमान सतह पर तरल जल विद्यमान है। हमारी पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में स्थित है। खगोलीय दूरी इन अत्यंत बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम दो खगोलीय इकाइयों का उपयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष और पारसेक। प्रकाश वर्ष को प्रकाश का द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है क्योंकि प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड चट्टानों के बड़े टुकड़े अंतरिक्ष में तैरते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो ज्यादातर क्षुद्र पट्टी यानी मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस 940 किलोमीटर चौड़ा, जो ग्रैंड कैनियन से 2 गुना बड़ा है। सेरेस एक बौना ग्रह है। अब इसे क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। उल्का मेटियोर जब कोई पिंड पृथ्वी के निकट जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये जलने लगता है और जमीन पर गिर जाता है, जो हल्का या टूटते तारे के नाम से जाना जाता है। उल्का पिंड मेटेरॉइड छोटे चट्टान के टुकड़े जो क्षुद्र ग्रह से टूटते हैं अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में तैरते हैं। यह रेत के कण जितना छोटा या 1 मीटर जितना बड़ा हो सकता है। उल्काश मेटेरॉइड यदि कोई उल्का पिंड चट्टान पृथ्वी पर गिरते समय पूरी तरह से नहीं जलते हैं, पीछे बची राख को उल्काश में कहा जाता है। पृथ्वी के इतिहास से सबसे बड़ा क्रेटर ना तो कोई पर्वत है और ना ही कोई घाटी, वह लगभग अदृश्य दक्षिण अफ्रीका में स्थित ब्रेडेफोर्ड क्रेटर, जो 2 अरब वर्ष पहले क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा क्रेटर ना तो कोई पर्वत और ना कोई घाटी, वह लगभग अदृश्य है दक्षिण अफ्रीका में स्थित वेफरफोर्ड क्रेटर, जो 2 अरब वर्ष पहले एक क्षुद्र ग्रह के टकराव से निर्मित हुआ था। कभी 170 से 300 किलोमीटर तक विस्तृत था, जिससे ये पृथ्वी पर ज्ञात सबसे बड़ी टकराव आधारित संरचना बन गया। हालांकि अपरदन के दौरान यह लगभग समाप्त हो गया। धूमकेतु कुछ मील से लेकर दसियों धूमकेतु कुछ मील से दूरियों तक चौड़े धूल, चट्टान और बर्फ के बने सौर मंडल के निर्माण में जमे हुए अवशेष हैं। सूर्य के करीब परिक्रमा करते समय सूर्य गर्म हो जाते हैं और गैस तथा धूल चमकती हुई आवृत्ति बढ़ाते हुए बाहर निकलते हैं, जिससे वायुमंडल में देखा जा सकता है। निकट वृत्ताकार कक्षाओं वाले ग्रह के विपरीत धूमकेतु की कक्षाएं अत्यधिक अंडाकार होती हैं। वैलम एलन विकिरण पट्टी यह ऊर्जावान अवशोषित कणों का एक क्षेत्र है, जिससे भी अधिकांश सौर पवन से उत्पन्न होता है।
कणों को ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कर संग्रह के चारों ओर संग्रहित कर लिया जाता है। ये भूमध्य रेखा पर सघन होते हैं और ध्रुवों पर अनुपस्थित होते हैं। इन बेल्ट का या पट्टियों के परिणाम में से एक है अरोरा बोरियलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अंतरिक्ष युग की पहली बड़ी खोज चंद्रमा या मंगल नहीं थी, वह स्वयं पृथ्वी थी। एक्सप्लोरर 1 1958 जो जेम्स वैन एलन द्वारा डिजाइन किया गया वैज्ञानिक उपकरण से लैस था ने यह उजागर किया कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर शक्तिशाली विकिरण पट्टियां रेडिएशन बेल्ट विद्यमान है। इन खोजों ने शीत युद्ध काल के उपग्रह प्रतिस्पर्धा में अंतरिक्ष अन्वेषण में पहली प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि में परिवर्तित कर दिया।